Hello everyone, this is Tanasri Chaugle and you're watching Ganga Education. Welcome back to my channel. In today's video, we will continue our video series that is regarding the Sale of Goods Act 1930. This is part 2. I will provide you a link of part 1 in a description box. In today's video, we will discuss the definition clause provided under the Sale of Goods Act under section 2. Before moving further, I would like to request you to subscribe my channel and like my videos if you really like it. Let's get started. वीडियो पार्ट फर्स्ट में हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया था, दैट इज़ प्रिलिमिनरी. उसमें हमने सेक्शन 1 ऑलरेडी डिटेल डिस्कस किया हुआ है. इसमें डेट्स याद रखना बहुत ज़रूरी है और इस एक्ट का नाम और एक्सटेंट, विद दिस एक्ट एक्सटेंड टू होल इंडिया एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. नाउ in section 2 the definition clause is there in this act unless there is anything repugnant in the subject or context. First definition, section 2 subsection 1, that is buyer. Buyer means a person who buys or agrees to buy goods. मतलब बायर एक ऐसी व्यक्ति है जिसने गुड्स परचेस किए हुए हैं या इन फ्यूचर परचेस करने के लिए वो अग्री हुआ हो. इन केस इस डेफिनेशन के ऊपर अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये याद रखना ज़रूरी है जो बोल्ड में किया हुआ है, दैट इज़ अ पर्सन हु बाइज और अग्रीज टू बाय गुड्स इज कंसिडर एज अ बायर. तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है. और इन केस डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज़ डेफिनेशन एंड इसेंशियल ऑफ वैलिड सेल ऑफ गुड्स, देन उसमें हमें सेलर का डेफिनेशन और बायर का डेफिनेशन भी देना है, जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 में बायर का डेफिनेशन दिया हुआ है और आगे सेलर का भी डेफिनेशन है, वो हम डिस्कस करेंगे. तो ये थी डेफिनेशन बायर की. अब नेक्स्ट डेफिनेशन है, दैट इज सेक्शन 2 सबसेक्शन 2, डिलीवरी. डिलीवरी मीन्स वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. मीन्स जो गुड्स होते हैं वो एक पर्सन से दूसरी पर्सन को डिलीवर्ड करना, ये होता है बाय वॉलेंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन. मतलब एक व्यक्ति खुद अपनी इच्छा से कोई गुड्स प्रॉपर्टी अगर डिलीवर करता है, उसका पोजेशन डिलीवर करता है, वो भी वॉलंटरली, तो उसको डिलीवरी कहा जाता है, विच इज मेंशन अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 2, दैट इज डिलीवरी. नाउ सबसेक्शन 3, गुड्स आर said to be in a deliverable state when they are in such a state that the buyer would under the contract be bound to take delivery of them. डिलीवरेबल स्टेट क्या होता है? गुड्स का डिलीवरेबल स्टेट अगर कॉन्ट्रैक्ट में कहा गया है कि ये गुड्स इस टाइप से आप रखोगे तो वो डिलीवरेबल स्टेट में होंगे, और ये अगर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से किया गया है तो बायर वो चीज़ लेने के लिए, वो डिलीवरेबल स्टेट में होने के बाद वो चीज़ वो खुद लेने के लिए कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से बाइंड होता है, तो वो कंसेप्ट को कहा जाता है डिलीवरेबल स्टेट. इन केस हम शॉप में जाते हैं, स्वीट्स के शॉप में जाते हैं और हमें कुछ मिठाइयाँ चाहिए और हम कहते हैं कि चलो आधा आधा किलो की मिठाई आप बॉक्स में पैक करके देना, दैट इज़ डिलीवरेबल स्टेट. अगर वो मिठाई बस तोल के रखी है, पॉलीथीन में डाल के रखी है, तो वो डिलीवरेबल स्टेट नहीं है. अगर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कहा गया है कि बॉक्स में डालने के बाद में ही वो डिलीवरेबल स्टेट के होंगे, तब उसे जाके डिलीवरेबल स्टेट में रखा गया है ऐसा कहा जाएगा, और बायर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अब उस चीज़ को लेने के लिए कंपेल किया जा सकता है, दैट इज़ डिलीवरेबल स्टेट. फर्स्ट इसेंशियल एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कोई भी चीज़ कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ही डिलीवरेबल स्टेट में होनी चाहिए. एंड नेक्स्ट, द बायर वुड बी बाउंड टू टेक डिलीवरी ऑफ देम, मतलब अगर वो चीज़ कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से डिलीवरेबल स्टेट में आई हैं तो अब बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उसे वो चीज़ लेनी ही पड़ेगी, दैट इज़ बायर वुड बी बाउंड टू टेक डिलीवर ऑफ देम. Next subsection, that is subsection 4, document of title to goods, includes a bill of lading, dock warrant, warehouse keeper's certificate, wharfinger's certificate, railway receipt, multimodal transport document, warrant or order for delivery of goods, and any other document used in the ordinary course of business as proof of possession or control of goods
or authorizing or purporting to authorize either by endorsement or by delivery the possessor of the document to transfer or receive goods thereby represented. Means this definition is इंक्लूसिव, मतलब इसमें चीज़ें इंक्लूड की गई है कि ये चीज़ें होना मतलब डॉक्यूमेंट टू टाइटल ऑफ गुड्स है। तो इनमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट मेंशन किए गए हैं? फर्स्टली बिल ऑफ लैडिंग। हम एक एक का डेफिनेशन देखेंगे कि बिल ऑफ लैडिंग क्या है और डॉक वारंट क्या है, इन डिटेल्स हम देखने जा रहे हैं। फर्स्ट है बिल ऑफ लैडिंग। बिल ऑफ लैडिंग इज अ रिसिप्ट for goods shipped abroad. A ship named in the bill and signed by the captain of ship or his representative. It means कि जब हम goods एक ship से किसी और place पे भेजते हैं, चाहे वो अब्रॉड हो या अपने ही कंट्री में सी ट्रांजिट के थ्रू अगर कोई हम गुड्स भेज रहे हैं जैसे मुंबई से गोवा तक, तो ये जो कैप्टन होता है या उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव होता है तो वो एक रिसिप्ट इशू करता है जिसके ऊपर उसकी सिग्नेचर रहेगी कि आपके गुड्स ये शिप में लोडेड है, यानी ये गुड्स लोड होने के बाद में वो कैप्टन और उसका रिप्रेजेंटेटिव उसके ऊपर सिग्नेचर करके देता है। दैट इज बिल ऑफ लैडिंग। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है दैट इज डॉक वारंट। Dock warrant is a document authorizing the person presenting it to receive possession of goods. It is issued by a dock owner and specifies the goods which are to be delivered. It means आप लोगों को डॉक क्या होता है ये तो पता ही है। जिसे सी ट्रांजिट के थ्रू अगर कोई चीज़ें आती है तो वो पहले डॉक पर उतारी जाती है, जैसे माझगांव डॉक है या JNPT है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। तो उस डॉक पर अगर आपके गुड्स आते हैं तो जो ओनर ऑफ द डॉक है वो एक डॉक्यूमेंट इशू करता है, दैट इज़ डॉक वारंट। और उसमें ये भी स्पेसिफाई किया जाता है कि ये गुड्स का पोजीशन किसे मिलने वाला है, दैट इज़ डॉक वारंट। नेक्स्ट है वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट। Firstly, we will see what is mean by warehouse. Warehouse is a large building where raw materials or manufactured goods may be stored prior to their distribution for sale. मतलब ये होता है गोदाम, हमें गोदाम ये वर्ड बहुत अच्छे से पता है, तो वो होता है वेयर हाउस। और द सर्टिफिकेट इशूड बाय द वेयर हाउस कीपर इज कंसिडर्ड एज अ डॉक्यूमेंट एज टू टाइटल। And the warehouse keeper certificate is a document issued by a warehouse keeper certifying that he holds certain goods described in the certificate and awaits instruction for their disposal from the person to whom the certificate is addressed. Means एक ऐसा व्यक्ति है जो वेयर हाउस कीपर कहा जाता है, तो उसने जो भी सर्टिफिकेट और रिसिप्ट इशू किया हुआ है उसमें वो गुड्स का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ होता है कि कौन से गुड्स उसने होल्ड किए हुए हैं ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन जिसका नाम वो सर्टिफिकेट में मेंशन किया हुआ है, और वो पर्सन के हिसाब से ही उन गुड्स का डिस्पोजल होगा। मतलब अगर वो कहता है कि ये मुंबई से औरंगाबाद में भेजो तो वेयर हाउस कीपर वो भेजने के लिए गुड्स हैंड ओवर कर देगा, मतलब ये होता है वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट। नेक्स्ट है वारफिंजर सर्टिफिकेट। Firstly, we will see what is mean by WAF. WAF is a platform built on the shore that extend over the surface of the water. मतलब हमें पता है कि नदी या समुद्र के किनारे कोई घाट बांधा रहता है जिस पर हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ें जो सी ट्रांजिट के थ्रू आई है वो उतारी जाती है और वहाँ पे लोड भी की जाती है, दैट इज़ वाफ। और वारफिंजर सर्टिफिकेट क्या होता है, जो दैट WAF is under control of one person, and if that person is considered warfinger, and if that person issued a certificate that some kinds of goods are kept on his WAF, then that is a warfinger certificate. वो goods के बारे में डिस्क्रिप्शन रहता है, किसे हैंड ओवर करना है वो भी उसमें मेंशन रहता है, that is warfinger. It is similar to dock warrant. Next document is railway receipt, and the railway receipt is a receipt issued by one of the officials of railways when goods are sent by rail.
This receipt is the proof that the railway official has received the goods mentioned in the receipt on a particular date for sending them to the desired destination. It means कि हम बहुत सारी चीज़ें रेलवे के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करते हैं, तो उस टाइम पे रेलवे अथॉरिटी जो है, जो भी उनका ऑफिसर है, वो ये रिसिप्ट में मेंशन करता है कि यस ही होल्ड्स द गुड्स ऑन हिज बिहाफ। तो ये जो रेलवे ऑफिसर है वो एक रिसिप्ट इशू करता है जिसे प्रूफ के तौर पे यूज़ किया जाता है कि उसमें मेंशन किया होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पे कोई चीज़ यानी गुड्स भेजे जाने वाले हैं, वो रेलवे अथॉरिटी के अंडर मेंटेन किए गए हैं, यानी वो भेजे जा रहे हैं। तो दैट इज़ कंसिडर एज अ डॉक्यूमेंट एज टू टाइटल ऑफ प्रूफ। अगेन मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट, मतलब अब यहाँ पे क्या होता है कि हम जस्ट रेलवे के थ्रू ही कोई गुड्स नहीं भेज रहे हैं, कोई गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पे जब भेजे जाते हैं तो मल्टी मोडल यानी फर्स्टली वो बाय बस जाएंगे, नेक्स्टली वो डेस्टिनेशन से नेक्स्ट डेस्टिनेशन तक वो बाय रेलवे जाएंगे, कहीं जगह पे रेलवे नहीं जा सकती है वहाँ से वो बाय एयर जाएंगे, तो वो होता है मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट। और ये जो डॉक्यूमेंट है उसमें सब कुछ मेंशन होता है कि यस अगर हमें यहाँ से अंडमान निकोबार, मुंबई से अंडमान निकोबार कोई अगर चीज़ भेजी जाने वाली है तो आइदर डायरेक्टली मुंबई टू अंडमान निकोबार हम बाय एयर भेजेंगे गुड्स, या तो यहाँ से यानी अगर कोई रूरल एरिया में है जहाँ पे ट्रेन नहीं पहुँचती है तो वहाँ से बाय बस जाएगा वो रेलवे तक, रेलवे जाएगी कन्याकुमारी तक, और वहाँ से बाय एयर अगर वो कोई गुड्स अंडमान निकोबार जा रहे हैं तो दैट इज़ मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट, और ये भी कंसिडर किया जाता है। उसी में सेम सारी चीज़ें मेंशन होती है जैसे रेलवे रिसिप्ट में मेंशन होती है, और ये है डॉक्यूमेंट एज टू टाइटल ऑफ गुड्स। नेक्स्ट है वारंट और ऑर्डर फॉर द डिलीवरी ऑफ द गुड्स। Warrant or order for the delivery of goods. Such warrant or order is issued by the judgment to a person who holds the goods illegally or wrongfully to hand over the possession of goods, means to deliver the goods to the rightful claimant. That is a warrant or order for the delivery of the goods, and it is considered as a document as to title of goods. Next, any other document used in the ordinary course of the business as proof of possession or control of goods. It means ड्यूरिंग द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस अगर कोई डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है, रिसिप्ट इशू की जाती है एज अ प्रूफ ऑफ पोजेशन और कंट्रोल ऑफ दैट गुड्स, तो वो भी एक डॉक्यूमेंट है एज टू टाइटल ऑफ गुड्स। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम अपना फैब्रिक दर्जी को हैंड ओवर करते हैं कि सिलाई होने के बाद में वो गुड्स हम क्लेम करेंगे बाय पेइंग ड्यू चार्जेस, तो दर्जी एक रिसिप्ट इशू करता है, उसमें ये प्रूफ रहता है कि हाँ उसने वो गुड्स पजेस किए हुए हैं और उसके ऊपर उसका कंट्रोल है। अगेन और ऑथोराइजिंग और परपोर्टिंग टू ऑथोराइज आइदर बाय एंडोर्समेंट और बाय डिलीवरी द पोजेसर ऑफ द डॉक्यूमेंट टू ट्रांसफर और रिसीव गुड्स देयर बाय रिप्रेजेंटेड। इट मीन्स ड्यूरिंग द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस अगर वो रिसिप्ट इशू की गई है तो वो रिसिप्ट जो भी लेके आएगा वो दर्जी के पास में, फॉर एन एग्जांपल, तो जो व्यक्ति वो रिसिप्ट लेके आ रहा है उसे वो गुड्स किसी और को ट्रांसफ़र करने के लिए या वो गुड्स रिसीव करने के लिए अथॉरिटी दी जाती है, एंडोर्समेंट दिया जाता है, बाय एंडोर्समेंट और डिलीवरी वो चीज़ की जाती है। दैट इज़ आल्सो कंसिडर एज अ डॉक्यूमेंट एज टू टाइटल ऑफ गुड्स। सो इट इज़ ऑल अबाउट डॉक्यूमेंट एज टू टाइटल ऑफ गुड्स। मतलब ये डॉक्यूमेंट ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है, इनमें डॉक्यूमेंट कौन से इंक्लूड किए जाएंगे ये मेंशन किया हुआ है। तो वो बिल ऑफ लैडिंग हो या डॉक वारंट हो, वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट हो या वार्फ इंजर सर्टिफिकेट हो, और आगे बताए गए सारे डॉक्यूमेंट्स जो यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, जो भी व्यक्ति के पास में ये डॉक्यूमेंट है उस व्यक्ति को वो गुड्स डिलीवर्ड करने की अथॉरिटी है, पोजीशन लेने की अथॉरिटी है, ऐसा कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है दैट इज फॉल्ट विच इज मेंशन अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 5। फॉल्ट मीन्स रॉन्गफुल एक्ट और डिफॉल्ट।
wrongful act मतलब जो चीज़ नहीं करनी चाहिए थी वो अगर की तो, मतलब गलत चीज़ नहीं करनी चाहिए और उसने गलत चीज़ की तो दैट इज़ कंसिडर एज अ wrongful act. और डिफ़ॉल्ट मीन्स फेलियर टू फुलफिल एन ऑब्लिगेशंस, मतलब कोई चीज़ करनी चाहिए थी वो नहीं की गई है, दैट इज़ कंसिडर एज अ ओमिजन, राइट. तो दैट इज़ डिफ़ॉल्ट. सो फॉल्ट का मतलब है कि कोई wrongful एक्ट करना, जो चीज़ नहीं करनी चाहिए थी वो की है, और डिफ़ॉल्ट मतलब जो चीज़ करनी चाहिए थी वो नहीं की है, दैट इज़ डिफ़ॉल्ट. नेक्स्ट है फ्यूचर गुड्स, सेक्शन 2 सब सेक्शन 6. फ्यूचर गुड्स मीन्स गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड और एक्वायर्ड बाय द सेलर आफ्टर द मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. Future goods means those goods which are not in existence. The word itself suggests that it is future goods, means the goods to be manufactured. It means कि उसका मैन्युफैक्चर होना बाकी है, वो मैन्युफैक्चर होंगे इन फ्यूचर, राइट. और टू प्रोड्यूस्ड उसका प्रोडक्शन होना बाकी है, वो प्रोड्यूस हो सकते हैं, होंगे फ्यूचर में. और एक्वायर्ड मतलब उसके पास में वो चीज़ नहीं है लेकिन वो इन फ्यूचर वो चीज़ें एक्वायर करेगा बाय अनदर पर्सन, तो दैट इज़ कंसिडर्ड एज अ फ्यूचर गुड्स. Who will manufacture, produce or acquire the goods? Seller. The seller will manufacture, produce or acquire the goods after making of contract of sale. This is very important thing. मतलब अगर contract of sale बना है तो वो बनने के बाद में वो सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर्ड, प्रोड्यूस और एक्वायर होगी बाय द सेलर, देन दैट इज़ कंसिडर एज अ फ्यूचर गुड्स. ये गुड्स अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है लेकिन इन फ्यूचर वो एग्जिस्टेंस में आएंगे. तो ये इन फ्यूचर मतलब कब? कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद में, दैट इज़ फ्यूचर गुड्स. ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में जुडिशरी की हो या सीए की कोर्स में हो या आईबीपीएस लॉ ऑफिसर के हो या एलएलबी ग्राउंड पर भी ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके लिए जो मैंने ब्रॉड बनाए हुए वर्ड्स है दैट इज़ मैन्युफैक्चर्ड, प्रोड्यूस और एक्वायर्ड, ये चीज़ें याद रखना ज़रूरी है. इसके लिए एम फॉर मैन्युफैक्चर्ड, पी फॉर प्रोड्यूस और ए फॉर एक्वायर्ड, ये चीज़ों का अगर हम पहला वर्ड लेंगे तो मैप ये वर्ड बनता है. M फॉर मैन्युफैक्चर्ड, A फॉर एक्वायर्ड एंड P फॉर प्रोड्यूस. तो ये वर्ड याद रखेंगे तो आपका ये एग्ज़ाम के हिसाब से भी पक्का हो जाएगा. तो दैट इज़ फ्यूचर गुड्स. नेक्स्ट है गुड्स. सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 डिफाइंस गुड्स. Goods means every kind of movable property other than actionable claim and money and includes stock and shares, growing crops, grass and things attached to or forming part of land which are agreed to be severed before sale or under contract of sale. This is also inclusive definition, which means the things are included in this definition as an goods. Firstly, it says that every kind of movable property is considered as a goods. मतलब जो चीज़ मूवेबल प्रॉपर्टी है वो गुड्स कंसिडर की जाती है अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में एक्शनेबल क्लेम की डेफिनेशन दी हुई है and money, you all know about money. In general, actionable claim is a claim or debt for which you can take an action, which means there is a claim and you can approach the court for the enforcement of the same. Here it signifies a debt and the actionable claim holder can move to a court for recovery of the debt. In short, a creditor gives a loan amount to another person, that is considered as a principal debtor, and if principal debtor fails to pay that debt, then a person who pays the loan amount, means a person creditor who give loan to the principal debtor, can take an action against the principal debtor to recover the claim, that is recover the debt, that is considered as a actionable claim. Money means currency, but it does not include uncent notes or coins, because that uncent notes or coin can be considered as a goods and can be sold out.
हमने ये चीज़ देखी है कि जो पुराने नोट होते हैं या कॉइन होते हैं जिसको मोहर भी कहते हैं, तो वो चीज़ें एज एन गुड्स हम बेच सकते हैं। जैसे OLX पे भी आप जाएंगे तो देखेंगे कि पुराने नोट्स की कीमत भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। जैसे अगर एंसेंट कॉइन है, 1 रुपये का पुराना कॉइन है, 100 साल 200 साल पुराना कॉइन है, तो उसकी कीमत 5,000 10,000 रुपये भी होती है। मतलब कि वो कॉइन एक गुड्स की तरह कंसिडर किया जाता है और खरीदा और बेचा जा सकता है। तो जो करेंसी है यानी जिससे हम अभी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो चीज़ कंसिडर करते हैं एज एन मनी, और वो गुड्स में इंक्लूडेड नहीं है। मतलब यहाँ पे एक्सेप्शन दिए हुए हैं एक्शनेबल क्लेम एंड मनी, ये चीज़ें गुड्स कर कर कंसिडर नहीं की जाएगी। बाकी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होती है वो मेंशन की हुई है डेफिनेशन में, दैट इज़ स्टॉक एंड शेयर्स। ये चीज़ें हमें पता है कि ये चीज़ें इंक्लूडेड होती है एज एन गुड्स। ग्रोइंग क्रॉप्स मतलब उगती हुई फसलें भी गुड्स कर कर कंसिडर की जाती है। ग्रास और थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड विच आर अग्रीड टू बी सीवियर्ड बिफोर सेल और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। मतलब जो चीज़ें ज़मीन को अटैच की गई है या ज़मीन के अंदर ज़मीन का एक पार्ट बनी हुई हैं, वो चीज़ें जो कॉन्ट्रैक्ट के अंडर या कॉन्ट्रैक्ट बनने के पहले अगर वो अलग कर दी जाए ज़मीन से तो उनको गुड्स कंसिडर किया जाता है। जैसे अगर घर है, घर में लगी हुई ग्रिल की विंडो जो है, तो वो जो ग्रिल की विंडो है अगर कॉन्ट्रैक्ट होने के पहले या अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट अगर वो विंडो अलग की जाती है, खिड़की अलग की जाती है दीवार से, तो वो एक सब्जेक्ट टू सेल, मतलब वो उसको गुड्स कंसिडर किया जाता है। या कोई मशीनरीज है जो ज़मीन के अंदर गाड़ी हुई है, या जो बोर्ड्स एंड बैनर्स होल्ड करते हैं, वो होल्डिंग्स जो होते हैं वो भी ज़मीन के अंदर गाड़े हुए रहते हैं, लेकिन वो गुड्स कब कंसिडर किए जाएंगे, जब वो ज़मीन से अलग किए जाते हैं तब उनको गुड्स करके कंसिडर किया जाता है। दैट इज़ डेफिनेशन ऑफ गुड्स। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट्स में हमने मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है इनके बारे में डिटेल स्टडी किया हुआ होता ही है, और यहाँ पे भी ये बताया गया है कि गुड्स यानी हर टाइप का मूवेबल प्रॉपर्टी जिसमें एक्शनेबल क्लेम और मनी इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन बाकी की चीज़ें इंक्लूडेड है, वो ये डेफिनेशन में दी गई है। अभी यहाँ पे एक इंटरप्रिटेशन क्लॉज होता है कि हमने इंटरप्रेट करना है हर चीज़ों को कि कौन सी चीज़ गुड्स होती है या कौन सी नहीं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी मूवेबल प्रॉपर्टी है क्या, इसको गुड्स कंसिडर किया जाएगा क्या, ये अलग से कंज्यूम कर सकते हैं क्या, एक जगह से दूसरे जगह के पर सेपरेटली ट्रांसफ़र कर सकते हैं क्या, तो इसके ऊपर बहुत सारे जजमेंट होते हैं। तो आप ये जजमेंट के थ्रू जाइए और आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इलेक्ट्रिसिटी गुड्स कंसिडर की जाएगी या नहीं, लॉटरी टिकट गुड्स कंसिडर किए जाते हैं या नहीं। ये सारी चीज़ें जो होती है वो जजमेंट के थ्रू हमें समझ में आती है, इंटरप्रिटेशन कोर्ट करता है उसका, और वो वहाँ पर एक्सप्लेन की जाती है कि पर्टिकुलर चीज़ गुड्स में कंसिडर की जाएगी या नहीं। तो गुड्स ये डेफिनेशन इसलिए यहाँ पे दी गई है क्योंकि सेल ऑफ गुड्स के अंडर ये एक्ट के जो भी प्रोविज़न हैं वो ओनली गुड्स को ही लागू होते हैं। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लागू होगा, अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट ही लागू होगा। इसलिए गुड्स का डेफिनेशन यहाँ पे स्पेसिफिकली दिया हुआ है। अगर ये चीज़ें मेंशन जो की गई है वही वहाँ पे होंगी तो ही ये एक्ट लागू होगा, इसलिए इंटरप्रिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। दैट्स इट, दैट इज़ ऑल about definition of goods. Section 2 subsection 8 define insolvent. A person is said to be insolvent who has ceased to pay his debt in the ordinary course of business or cannot pay his debt as they become due, whether he has committed an act of insolvency or not. Firstly, insolvent person जो ऐसा व्यक्ति है जिसने कुछ चीज़ें यानी डेब्ट्स ली हुई है, कर्जा लिया हुआ है, लेकिन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस वो पैसे वो पे करने से सीज किया जाता है कि यस अभी ये इंसान ये लोन है जो पे नहीं करेगा, ऐसा सीजेस ही दैट पर्सन इज सीजेस टू पे हिज डेब्ट्स और ही कैन नॉट पे हिज डेब्ट, मतलब कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है, उसी के वजह से वो जो भी कर्जा है वो पे नहीं कर सकता है। ही कैन नॉट पे हिज डेब्ट
as they becomes due whether he has committed an act of insolvent or not, मतलब उसने इंसॉल्वेंसी का एक्ट किया हुआ हो या नहीं हो। अगर वो पर्सन सीज किया जाता है या वो पर्सन एनेबल है, खुद वो लोन जो लिया है उसने वो पे नहीं कर सकता है, तो उसको इंसॉल्वेंट कंसिडर किया जाता है। ये डेफिनेशन भी इम्पॉर्टेंट है। जहाँ पे राइट टू लियन ये कंसेप्ट हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं, वहाँ पे इंसॉल्वेंसी ये पॉइंट आता है, तो हमें इसके लिए इंसॉल्वेंट का मतलब मालूम होना ज़रूरी है। दैट इज़ डेफिनेशन ऑफ इंसॉल्वेंट मेंशन अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 8। नेक्स्ट डेफिनेशन है मर्केंटाइल एजेंट। Mercantile agent means a mercantile agent having in a customary course of business as such agent's authority either to sell goods or to consign goods for the purpose of sale or to buy goods or to raise money on the security of goods. Section 2 subsection 9 define mercantile agent. इसमें ये कहा गया है कि mercantile agent एक ऐसा व्यक्ति है जिसे कस्टमरी कोर्स ऑफ द बिजनेस यानी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द बिजनेस उसे कुछ अथॉरिटीज़ दी जाती है। अथॉरिटीज़ रिगार्डिंग टू सेल द गुड्स यानी वो गुड्स बेच सकता है, ऐसे अथॉरिटी दी जाती है। या कंसाइन्ड गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ सेल, मतलब गुड्स बेचने के हिसाब से, बेचने के लिए वो गुड्स क्या कर सकता है, डिस्प्ले कर सकता है कि ये गुड्स हम बेचने जा रहे हैं, ऐसे डिस्प्ले कर सकता है। कंसाइन गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ सेल। और टू बाय गुड्स मतलब ही कैन ऑल्सो बाय गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ हिज प्रिंसिपल, मतलब उसे गुड्स परचेस करने की भी अथॉरिटी दी जाती है। और टू रेज मनी ऑन सिक्योरिटी ऑफ द गुड्स, या तो वो गुड्स किसी के पास प्लेज करके, सिक्योर करके उसके ऊपर पैसे भी रेज कर सकता है, गेन कर सकता है। दैट इज मर्केंटाइल एजेंट। That person in the customary course of the business has authority to sell goods, consign goods for the purpose of sale, buy goods or raise money on the security of the goods. That person is considered as a mercantile agent. Next definition है section 2 subsection 10, that is price. Price means the money consideration for a sale of goods, मतलब कोई भी गुड्स अगर बेचे जाते हैं तो वो गुड्स बेचने पर जो भी पैसे मिलते हैं दैट इज़ मनी कंसिडरेशन, इसे कहा जाता है प्राइस। मतलब जो गुड्स की कीमत है वो क्या होती है, अगर उसको मनी कंसिडरेशन मिलता है तो उसको प्राइस कहा जाता है, दैट इज़ price. Next, property. Property means the general property in goods and not mere special property. That is very important concept. अगर आपको property की definition यहाँ पे properly समझ में आई तभी हम transfer of property और रिस्क प्राइमा फेसिया पासेस विद द प्रॉपर्टी ये कंसेप्ट आपको समझ में आएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रॉपर्टी मीन्स जनरल प्रॉपर्टी इन goods and not merely a special property. What is mean by general property and special property? General property means ownership. In case Mr. A has a mobile phone, it means he has a general property. And in case he pledges his mobile phone to another person or he bailed his mobile to another person, that another person has a special property, means a special interest over that property. So special property means a property right or qualified interest in property such as the interest of bailee, pledgee, lawful possession, a conditional vendee prior to full payment, or a lien holder, means that person has a special interest over the property. In our example, A का मोबाइल है, उसके पास में एक मोबाइल है, तो ही इज़ अ ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी, इट मीन्स ही हैज़ अ जनरल प्रॉपर्टी। अगर ए ने वो मोबाइल बी के पास में बेल्ड किया हुआ है या प्लेज किया हुआ है तो वो कंसिडर किया जाता है कि सामने वाला पर्सन यानी बेली या जो भी प्लेजी है उसकी जो उसका जो वो मोबाइल के ऊपर राइट होगा दैट इज़ अ स्पेशल प्रॉपर्टी, मतलब उसको वो चीज़ में इंटरेस्ट है। अगर प्लेज किया हुआ है, लोन अगर पे नहीं होता है
तो जो प्लेजी है उसे इंटरेस्ट है कि वो जो सिक्योरिटी यानी मोबाइल उसके पास में दिया हुआ है एज एन सिक्योरिटी, उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट है, वो बेच सकता है या वो बेच के जो पैसे मिलते हैं वो उससे लोन रिकवर कर सकता है, दैट इज़ स्पेशल प्रॉपर्टी। और सेल ऑफ गुड्स एक्ट में जनरल प्रॉपर्टी के ऊपर ही हम सारे कंसेप्ट पढ़ेंगे, जैसे रिस्क प्राइमा फेसिया पासिस विद द प्रॉपर्टी हो या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हो। जब यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मेंशन किया जाता है इट मीन्स कि ट्रांसफर ऑफ जनरल प्रॉपर्टी एंड नॉट ऑफ अ स्पेशल प्रॉपर्टी। सो दैट इज डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी मेंशन अंडर सबसेक्शन 2 of subsection 11 of subsection 2. Now next, quality of goods include their state or condition. When we talk about quality of goods, it means that the goods are in particular state. If they are in a proper state, then it is said that the goods are of having quality. Or the same अबाउट कंडीशंस, अगर गुड्स प्रॉपर कंडीशन में हैं तो ही उसकी क्वालिटी है इसे कंसिडर किया जाता है। जस्ट टेक एन एग्जांपल, अगर कोई चीज़ पेरिशेबल नेचर की है, जैसे टेक एन एग्जांपल ऑफ टोमेटोज, तो अगर वो पेरिशेबल नेचर के हैं तो आज उसकी कंडीशन अच्छी है, लेकिन 3 दिन बाद बिफोर इट बिकम्स पेरिशेबल, उस 3 दिन बाद उसकी जो कंडीशन है वो डिफरेंट होगी, तो विद इन 1 और 2 डेज वो पेरिश हो सकते हैं। तो उसकी कंडीशन के ऊपर उसके वो गुड्स की क्वालिटी डिपेंड होती है। जैसे स्टेट ऑफ थिंग इज आल्सो सेम, अगर कोई चीज़ उसका स्टेट प्रॉपर है तो उसकी क्वालिटी प्रॉपर है इसे कंसिडर किया जाता है। अगर फैब्रिक है तो इट इज़ इफ़ द फैब्रिक इज़ इन ऑफ अ गुड क्वालिटी, व्हेन वी सेड द फैब्रिक इज़ इन गुड क्वालिटी, अगर वो फटा कटा नहीं है, अगर वो प्रॉपर है, उसके ऊपर रुई नहीं आई है, नया है, तो उसका स्टेट क्या बतलाता है, क्वालिटी ऑफ गुड्स। अगर वो फटा हुआ है, प्रॉपर स्टेट नहीं है उसका, या रुई आई हुई उसके ऊपर, या पुराना लग रहा है, तो दैट इज़ नॉट ऑफ अ गुड क्वालिटी। सो दैट इज मेंशन अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 12. Now seller, same as a buyer. Seller means a person who sells or agrees to sell goods. जैसे हमने buyer का definition पढ़ा था, that buyer is a person who buys or agrees to buy goods. Same seller का भी definition दिया हुआ है section 2 subsection 13 में, that is seller means a person who sells or agrees to sell goods. Either उसने good sell किए हैं, कर रहा है वो, या agrees to sell in future वो goods वो sell कर सकता है, तो that person is considered as a seller. Now next, specific goods which is mentioned under section 2 subsection 14. Specific goods means goods identified and agreed upon at the time of contract of sale is made. मतलब जब contract of sale बनता है तब उस टाइम पे जो भी गुड्स आइडेंटिफाइड किए हैं या अग्रीड अपॉन, मतलब वही गुड्स बेचने के लिए अग्रीमेंट हुआ है, तो वो है स्पेसिफाइड गुड्स। मतलब इनकेस टोमेटोज़ का एक लॉट है, वो लॉट में हम क्या करते हैं, अच्छे क्वालिटी के टोमेटोज सेपरेट करते हैं और एक टोकरी में डालते हैं। तो हमने क्या किया, वो गुड्स को आइडेंटिफाइड किया है, अलग छाटे हैं उन टोमेटोज को, और अग्रीड अपॉन सेलर वो क्या करता है, वही टोमेटोज तोल के हमें बेचता है, दैट इज अग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड मेड। मतलब यही टाइप के गुड्स वो बेचेगा, दैट इज अग्रीड अपॉन, दैट इज स्पेसिफिक गुड्स। नाउ सबसेक्शन 15 ऑफ सेक्शन 2, दैट इज एक्सप्रेशन used but not defined in this act and defined in the Indian Contract Act 1872 have the meaning assigned to them in that act। मतलब इस लॉ में अगर कोई चीज़ डिफाइन नहीं की है और अगर वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में डिफाइन की हुई है, तो सेल ऑफ गुड्स में भी उसका मीनिंग सेम ही रहेगा जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन किया हुआ है। दैट्स इट इज़ ऑल अबाउट डेफिनेशन क्लॉज। डेफिनेशन क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या इन केस ऑफ यू आर इन LLB, देन LLB एग्जामिनेशन में उसके ऊपर 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी डेफिनेशन कैसी है। अपनी मनगढ़ंत डेफिनेशन नहीं बतानी है, जो भी लॉ स्टैट्यूट के हिसाब से है उसी को ही अपने एक्सप्लेन करना है। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, हम प्रैक्टिस सेशन भी रखेंगे इन क्वेश्चंस का, और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में बहुत जगह पे हमें ये डेफिनेशन ये जो कंटेंट दिए है वो वहाँ पे भी डिफाइन करने हैं। जैसे हमने पहले ही पढ़ा था कि इन केस ऑफ डेफिनेशन एंड इसेंशियल ऑफ वैलिड सेल, इसमें अगर हम पढ़ेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, एग्रीमेंट टू सेल क्या है,
सेलर कौन है, बायर कौन है, प्राइस क्या है, कंसिडरेशन क्या है, ये सभी चीज़ें हमने वहाँ पे भी डिफाइन करनी है। तो डेफिनेशन क्लॉज इंपॉर्टेंट है। और आगे जाके हम बहुत सारे कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, वहाँ पे इन सारे डेफिनेशन का रेफरेंस आता है। तो वहाँ पे हमें कोई भी चीज़ समझते टाइम ये डेफिनेशन इंटरप्रेट करके फिर वो हम कंसेप्ट समझेंगे। जैसे हमने अगर रिस्क प्राइमा फेसिया पासेस विद द प्रॉपर्टी ये कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, तब उस टाइम पे प्रॉपर्टी का मीनिंग हमें कहाँ पे मिलेगा, डेफिनेशन क्लॉज सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 में प्रॉपर्टी दिया हुआ है। जैसे जनरल प्रॉपर्टी इन गुड्स, तो वही ट्रांसफ़र होगी, उसके साथ में रिस्क जो भी है वो गुड्स की ट्रांसफ़र होगी, ये हमें वहाँ पे पढ़ने मिलेगा। तो ये दैट इज़ ऑल अबाउट सेक्शन 2। Now section 3, application of provision of Act 9 of 1872, मतलब Act 9 of 1872 कौन सा है, दी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, एक्ट नंबर 9। ये 1872 में 9 नंबर पे बना हुआ एक्ट था, इसलिए इसे एक्ट नंबर 9 कहा गया है। तो जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है उसके सारे एप्लीकेशन यहाँ पे भी लागू होंगे। द अनरिपील्ड प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 save insofar as they are inconsistent with the express provisions of this act shall continue to apply to contract for the sale of goods। मतलब जो अनरिपील्ड प्रोविजंस दिए गए हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से कुछ प्रोविजंस रिपील्ड हुए हैं और फिर बना है सेल ऑफ गुड्स एक्ट और द पार्टनरशिप एक्ट, तो जो बचे हुए सेक्शन हैं जो अनरिपील्ड प्रोविजंस वहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, उनके सारे प्रोविजंस यहाँ पे लागू होंगे अगर वो प्रोविजन सेल ऑफ गुड्स एक्ट के कोई प्रोविजन से इनकंसिस्टेंट नहीं है। तो अगर वो इनकंसिस्टेंट होगा और सेल ऑफ गुड्स में स्पेसिफिकली मेंशन किए हुए प्रोविजंस है तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट के प्रोविजंस ही लागू होंगे। और अगर वहाँ पे कोई इनकंसिस्टेंट प्रोविजन नहीं है सेल ऑफ गुड्स एक्ट के हिसाब से, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अनरिपील्ड प्रोविजंस यहाँ पे लागू होंगे। दैट इज सेक्शन 3। सो दैट्स इट फॉर टुडे। हमने इस वीडियो में जो चैप्टर 1 है सेल ऑफ गुड्स एक्ट का, दैट इज़ प्रिलिमिनरी, ये चैप्टर कंप्लीट किया है। इसके पहले वीडियो में हमने सेक्शन 1 देखा था और अभी हमने सेक्शन 2 देखा है और 3 देखा है, जिसमें डेफिनेशन दिए हुए हैं और सेविंग दिया हुआ है। पार्ट फर्स्ट का वीडियो का जो लिंक है मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। आपने अगर वो नहीं देखा है तो प्लीज़ वहाँ पे जाके देखिए। ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का बेस है। अगर ये कंसेप्ट अभी क्लियर नहीं हुए तो आगे जाके आपको सेल ऑफ गुड्स एक्ट समझ में नहीं आएगा प्रॉपरली। तो ये जो बेस है वो पक्का कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अपकमिंग वीडियोज़ में हम बाकी के कंसेप्ट पढ़ते जाएंगे। दैट इज चैप्टर 2 देन। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।